हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे वर्क पावर एनर्जी को। और जैसा कि आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में अपन क्या क्या कवर कर चुके हैं बच्चों। जो रिसेंटली अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पावर के बारे में, ठीक है ना। पावर क्या होती है, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर तो हो गई थी वर्क डन बाई फोर्स अपॉन टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस पावर हो गई थी dw अपॉन dt, और उसको सोल्व किया था तो f डॉट v आया था, f v cos थीटा, पावर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। ऐसा मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था बच्चों, ठीक है। तो पावर के बारे में अपन समझ चुके हैं। उससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने, प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने जो है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम। उससे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था बच्चों, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का नाम जैसा कि आप सबको पता है क्या, वर्क, जो कि पूरा खत्म हो चुका है। चैप्टर का नाम है ना वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो वर्क है, क्या मैं कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। और कांस्टेंट फोर्स के सारे एग्जांपल, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, जितने भी एग्जांपल थे। उसके बाद वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स पढ़ा। पहले वर्क डन बाई कांस्टेंट, फिर वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का वर्क डन पढ़ा। देन वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम होता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये दोनों यूज होते हैं वर्क डन बाई ऑल फोर्स, सारे के सारे फोर्स का वर्क डन होते हैं। फिर प्रीवियस लेक्चर में इतना पढ़ने के बाद मैंने रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम भी बता दिया था बीच में। फिर अपन ने लास्ट लेक्चर में जस्ट पावर पढ़ लिया, और अब अपन पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में। और एनर्जी तो यहाँ पे ये एनर्जी जो है, एनर्जी का एक फॉर्म अपन ने पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अब अपन पढ़ने वाले हैं आज वाले लेक्चर में, ठीक है ना। तो वैसे मैं एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले भी लिखा चुका हूँ, और फिर भी मैं वापस यहाँ पे भी लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ से आज वाले लेक्चर से अपन प्रॉपर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे एनर्जी तो खूब टाइप की होती है, अलग अलग, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बट अपन यहाँ पे मेनली जो मैकेनिक्स में कंसंट्रेट करते हैं दो टाइप की एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जिसमें काइनेटिक एनर्जी के तो आप बेताज बादशाह हो गए हैं, उसमें कुछ है ही नहीं, हाफ mv²। बस काइनेटिक एनर्जी का तो आपको सब कुछ पता है ना बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², और इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख दो p²/2m। ये तो फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ठीक है, अभी रिसेंटली लेक्चर में पढ़ा है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसके बारे में अपने को पढ़ने वाले, ठीक है, क्लियर है। तो आज वाला लेक्चर बेसिकली बेस्ड होगा ओनली पोटेंशियल एनर्जी पे, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी को मैं P लिख दूं शॉर्ट में, P, जैसे काइनेटिक एनर्जी को K ही लिख दिया ना, K बोले तो काइनेटिक, E बोले तो एनर्जी। वही सेम पैटर्न पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख दिया, P। अब अगर बच्चों अभी तक अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे आपसे पूछूं मैं, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मींस आपको एक ही चीज पता होती है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपके दिमाग में एक ही टर्म आती है, mgh, की यही पोटेंशियल एनर्जी। बट ऐसा नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी खूब सारी अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो पहले तो बेसिक ये समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं। जैसे एनर्जी के अलग अलग टाइप होते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ऐसे अलग अलग टाइप। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप हो सकते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं हेडिंग लगाता हूँ एनर्जी। एनर्जी के बारे में अपन पढ़ना शुरू करते हैं। लिख देता हूँ मैं एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या है देखो बच्चे, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं अपन एनर्जी का। आ जाए बेटा हेडिंग, ठीक है। एनर्जी के बारे में हेडिंग लगा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने लिख लिया एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में क्या है देखो, मैं लिख देता हूँ। इट इज द इंटरनल कैपेसिटी, इट इज द इंटरनल कैपेसिटी, इट इज द इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। ये इंटरनल कैपेसिटी होती है, उसके कारण कुछ न कुछ वर्क किया जा सके, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एनर्जी,
ठीक है। ऐसे ही एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के मैं अलग अलग टाइप लिख देता हूँ, बहुत सारे इसके टाइप हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी आती है मोशन के कारण और इसके कारण भी वर्क हो सकता है। ठीक है, जैसे अपन काइनेटिक एनर्जी, कोई भी बाइक चल रही है तो उसका कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। जैसे ब्रेक लगाएंगे तो कुछ न कुछ वर्क डन होगा, फ्रिक्शन का भी वर्क डन होगा, और वो जो ब्रेक लगाया गया वहाँ पे जो रिटार्डिंग फोर्स आएगा उसका भी वर्क डन होगा। ऐसे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, अब पोटेंशियल एनर्जी, आपको एक पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही होता है mgh। जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है मेरे पास, ब्लॉक लेके आता हूँ, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ रखा है, इसके पास कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अब जैसे इसको रिलीज करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा, इस पर ग्रेविटी का वर्क डन होगा। जैसे इसको यहाँ से रिलीज करूंगा तो ग्रेविटी का वर्क डन हुआ गया, तो इट इज द इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क। ऐसे ही होता है। और केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी, और भी बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल। ठीक है, अब अपन यहाँ से पढ़ने वाले हैं दो एनर्जी के बारे में, काइनेटिक पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे। ये सब एनर्जी के बारे में अपन नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मैकेनिक्स में। ठीक है, और भी आती है एनर्जी, तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की हो सकती है, बट अपन जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बस काइनेटिक के बारे में ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं वापस से लिख देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाएगा के डॉट ई। के डॉट ई बोले तो के मतलब काइनेटिक, ई बोले तो एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी लिख देता हूँ। क्या है, इट इज द इंटरनल कैपेसिटी, इट इज इंटरनल कैपेसिटी, इट इज इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, इट इज इंटरनल कैपेसिटी टू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन, कोई भी पार्टिकल जो है उसका रिलेटिवली मोशन क्या हो रहा है, उसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव, तो उसको बोल देते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, जो इंटरनल कैपेसिटी है वर्क करने का, यहाँ एनर्जी में तो क्या लिखा था अपन ने, वर्क करने का कैपेसिटी। अब ये जो वर्क करने का कैपेसिटी आ रहा है किसके कारण, मोशन के कारण है, उसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका एक फॉर्मेट और लिखा था मैंने, पी स्क्वायर बाई 2m, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। एक आती है पोटेंशियल एनर्जी, एक आती है क्या बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में आपको पता लग ही गया होगा क्या लिखने वाला हूं मैं, इट इज इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव मोशन की जगह वहां आ जाएगा क्या, ऑफ रिलेटिव पोजीशन। क्लियर है बच्चे। और पोटेंशियल एनर्जी के भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो इसके बारे में लिख देता हूं जरा मैं। तो यहाँ लिखता है, पहले आपको पूरा लिखना है बच्चों, लाइन नहीं खींच देना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींच देंगे, ऊपर वाला सेम है। तो इट इज इंटरनल कैपेसिटी, इट इज इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल, जैसे मैंने इसके एग्जांपल लिखे थे, इसके भी बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पी डॉट ई लिख दिया ना। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ETC, ये ऐसा होता है। ठीक है ना। तो अब बच्चों में क्या करने वाला हूँ, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो अभी मैं आपको 11th में ही पढ़ा दूंगा, 11th, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको पता है थोड़ा थोड़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है पार्टिकल पे, m × g। ठीक है,
और स्प्रिंग फोर्स भी आपको पता है K×X लगता है, तो ये भी मैं 11th में पढ़ा दूंगा अभी आपको, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं 12th में। कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? 12th में। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना बच्चे, मैं ये पढ़ाऊंगा आपको 12th में। अभी लिख लेना आप लोग, आपको पता होगा जब 12th आएगा तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बता दिया जाएगा। तो अभी आज वाले लेक्चर में अपन ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे, स्प्रिंग पढ़ेंगे, पर उससे पहले जनरलाइज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा ना अपने हाफ इंग्लिश में, इसी टाइप से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है उसके बारे में लिख लेते हैं पहले, उसका फॉर्मूला वगैरह क्या है, फिर उसके बाद अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने पढ़ा हुआ ना mgh होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है, mgh नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होता। तो आपके दिमाग में अभी तक क्या था बच्चे? mgh। और वो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही कोई भी पोटेंशियल एनर्जी आता था आपके दिमाग में एक ही शब्द आता था mgh। और मैंने भी लिखा है यूनिट एंड डायमेंशन में, इसलिए क्योंकि तब आप बच्चे थे। आज बच्चे नहीं रहे, आप लोग बड़े हो गए हो, 11th में आ गए हो, बहुत सारी चीजें अब आपके दिमाग में चलने लगी है साइमल्टेनियसली। तो एक चीज जानना, पोटेंशियल एनर्जी जो है बहुत अलग अलग टाइप हो सकते हैं उसके, उसमें से एक टाइप होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला जो आपको mgh पता है वो केवल और केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है। तो ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग तो मैं आपको 11th में पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये दो फोर्स से आपका वाला अभी तक पढ़ चुका है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला अपन पढ़ेंगे 12th में, ठीक है। तो ये दो पढ़ने से पहले अपन जनरलाइज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। तो पहले मेरा ये मानना है कि ये सारा यहाँ तक की कहानी आप लोगों को लिख लेनी चाहिए। तो वीडियो पॉज करो, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक लिख लो पूरा, जितना भी लिखा है ना बोर्ड पे पूरा पूरा लिख डालो जल्दी से। चलो, आई थिंक आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सब कुछ लिख लिया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिख रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की कहानी समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या टर्म, ठीक है प्यारे बच्चे। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ लेते हैं जरा, क्या है पोटेंशियल एनर्जी। गया इसको मिटा देते हैं थोड़ा अच्छे से, बोर्ड को अच्छे से क्लियर करते हैं और आ जाते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो देखो अब अपने को ये समझना है, अभी तक की जो कहानी मैंने समझाई ये तो मुझे लगता है आपको आता होगा। ये तो ऐसे ही बस हाँ भाई नोट्स की सुंदरता बढ़ाने के लिए लिखा है, तो अपन ने वैसे इतना मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब तो मैं पहले बता चुका हूँ ना। अब अपन हकीकत एक्चुअल फॉर्मूले पे आते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो ध्यान रखो। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो एक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे जैसे मैं पार्टिकल या वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करता हूँ तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी बदलता है। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगा और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ अलग होगा। जैसे इसका रिलेटिवली पोजीशन चेंज हो रहा है ना, आपको लिखा था ना बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन। तो जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन बदलता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी भी बदलता जाएगा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको मुझे पता है ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, इसके कारण, तो ग्रेविटी वाले फोर्स के कारण ये नीचे आ रहा है। तो ग्रेविटी वाले फोर्स के कारण नीचे आ रहा है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बट अभी मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा जनरलाइज पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी मैं हमेशा मैं स्पेसिफाई करूंगा, लिखूंगा ग्रेविटेशनल। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो एक चीज सुनो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी आती है कोई ना कोई फोर्स के करस्पॉन्डिंग। अब वो फोर्स होना चाहिए, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आके आप लोगों को ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो जाना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अभी मैं एक फोर्स का नाम लेने वाला हूँ, उस फोर्स का नाम होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में तो यही घूमता रहेगा सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है।
तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में दो फोर्स में एक्सप्लेन करूंगा, एक कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, दो फोर्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा आगे आएंगे जब नेक्स्ट लेक्चर्स में, जैसे जैसे 3 या 4 लेक्चर के बाद आएगा या हो सकता है जल्दी आ जाए, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये समझ नहीं आया सर, कंजर्वेटिव क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा, ये हमें समझ नहीं आया। अरे बेटा मैं समझाऊंगा तो समझ आएगा ना, अभी तो मैंने केवल नाम लिया है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो पहले तो अपने दिमाग में बना लेना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस है, वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स में। मींस पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन है, पोटेंशियल एनर्जी कहां डिफाइन है, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी किस में होती है बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्स में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है सर पहले कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव तो समझा दो। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आगे वाले लेक्चर्स में मैं पूरे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, सारी मैथमेटिक्स समझाऊंगा वहां पे आपको। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि कंजर्वेटिव क्या है और नॉन कंजर्वेटिव क्या है, ताकि आपको ये नहीं लगे कंजर्वेटिव तो समझाया नहीं, पोटेंशियल एनर्जी पे आ गए चल के। ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं बच्चों जहां पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। ठीक है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, ऐसे फोर्स को अपन बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। मैंने कोई ऐसा नहीं लिखा ना फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखा, उस टाइप से मैंने फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं लिखा। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती भी नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव जहां एनर्जी का लॉस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे उसको आपने पुश करके, जैसे इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ सरफेस पर धक्का देके छोड़ दिया तो धीरे धीरे रुक जाएगा, और इसकी सरफेस यहाँ पे ना फ्रिक्शन लगेगा और उस फ्रिक्शन के कारण ये रुक जाएगा, और ये फ्रिक्शन जो है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव में बेसिक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ मैं। जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, और नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी का लॉस होता है। अभी आप ये इतना सा मान के चलो बस, बाकी इन डेप्थ पूरा मैं आपको नॉन कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव आगे वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है। तो पहले तो आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दो टाइप के कुछ फोर्स होते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है कंजर्वेटिव में बस, नॉन कंजर्वेटिव में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। अपने दिमाग में बिठा लो। अब कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का जैसे नाम है वर्क और एनर्जी, तो मैं पहले एनर्जी के बारे में सीक्वेंस में पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए पहले एनर्जी पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में अपन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी पढ़ लेंगे। क्लियर है। चैप्टर के लास्ट वो इसलिए पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे अपने पास कंजर्वेटिव वर्ड आ गया है, तो उसको मैं भी अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा ही दिया है ना कंजर्वेटिव क्या होता है। ठीक है, जहाँ एनर्जी में लॉस ना हो, इतना सा मान के चलो। और अपन कंजर्वेटिव फोर्स से अब लिख लेते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। तो देखो क्या है, देखो तो हेडिंग लिख रहा हूं मैं। हेडिंग क्या अपने पास बता, हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू लिखना है आपको। जैसे कंटिन्यू बोले तो पहले एनर्जी के बारे में लिख दिया अपन ने, फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिख दिया। अभी पोटेंशियल एनर्जी तो चल रहा है ना, तो क्या लिखना है देखो, यहां लिख रहा हूं मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बरोबर, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, इसे इक्वलिटी का साइन लगा के लिखता हूं तो आपको थोड़ा जल्दी आ जाए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाई नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया जाता है यू से। किससे बच्चे, यू से। तो यहां चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा डेल्टा यू। ये डेल्टा यू क्या है, ये यू है बच्चे, यू डेल्टा यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है माइनस, ये नेगेटिव, और डब्ल्यू सी बोले तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स,
WC का मतलब क्या हो गया बच्चे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ही रिलेशन है। आप चाहो तो आपसे जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए आपसे एग्जाम में DPP में कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपके दिमाग में यही रिलेशन आना चाहिए। ये इधर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि ऊपर भी लिखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इतना आपको समझ जाना चाहिए। ये डेल्टा U है, U जो नोटेशन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का होता है। जैसे M नोटेशन मास के लिए देते हैं, T टाइम के लिए देते हैं, ठीक है ना, V वेलोसिटी के लिए देते हैं। उसी पैटर्न पे ये जो U है बच्चे, ये U होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन। और ये डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो यहाँ पे इतना सा अगर आपको याद होगा, डेल्टा U इक्वल टू माइनस WC, इसका मतलब आपको ये पूरी लाइन याद है क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बरोबर इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, इक्वल टू क्या बच्चे, नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है ना। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। बुक्स में क्या लिखा होता है बता भी देता हूँ, बुक्स में पूरा लैंग्वेज में लिखा होता है। बुक्स में ऐसे लिखा होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन नहीं लगा के लैंग्वेज में लिखता है, इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और क्या वो सारी पूरा स्टेटमेंट आपके ये दो वर्ड में कवर हो जाता है क्या, डेल्टा U बरोबर माइनस WC। डेल्टा U बोले तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, WC का मतलब क्या है, WC का मतलब ये नेगेटिव, नेगेटिव का तो ये माइनस आ गया। WC मतलब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे WG लिखता हूं ना, WG वर्क डन बाई ग्रेविटी, WG वर्क डन बाई ग्रेविटी लिखता हूं क्या मैं, WS वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, WF वर्क डन बाई फ्रिक्शन, WT वर्क डन बाई टेंशन, WN वर्क डन बाई नॉर्मल। उसी टाइप से WC क्या है बच्चे, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। तो यहां से मेरे को ये पता लगा कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन पे, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चे किस पे डिपेंड कर रही है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या है उस पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है। और इसके अलावा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर है। एक सेकेंड, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, मुझे कौन सी एनर्जी चाहिए बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये जो डेल्टा U को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा U को ऐसे लिखा जा सकता है U2 माइनस U1। U2 मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, U1 मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया इक्वल टू, यहाँ पे ये जो वर्क डन है। अब मुझे ये पता है कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, मुझे नहीं पता ये कंजर्वेटिव फोर्स कैसा है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कंजर्वेटिव फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अब मुझे उसका वर्क डन चाहिए, तो मैं क्या करूँ, माइनस तो एज इट इज, वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, F डॉट ds, ठीक है। FC मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, ये FC का मतलब क्या है बच्चे, कंजर्वेटिव फोर्स। FC का मतलब यहां जो ये FC आया है ना, इस FC का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। FC जो आया है ये बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये FC है क्या अपने पास, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। FC क्या लिख दिया मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है। ds क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट वाला डॉट है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां जो है ना, ये S जो है, S क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। आपको पता होगा वेरिएबल फोर्स का जब वर्क डन कैलकुलेट किया था अपन ने, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वहां भी लिखा था क्या ऐसा, इंटीग्रेशन वाला साइन वहां भी लगाया था क्या मैंने, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, जो है यहाँ से U2 आ गया, U2 क्या आ गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, U1 क्या आ गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है शुरुआत का S1 और बाद वाला लिमिट S2। S का लिमिट आएगा ना बच्चे यहाँ पे, जैसे X का लिमिट लगाते हैं ना अपन x1 से x2, तो यहाँ जब पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन S1 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है U1 और S2 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी U2। तो मैं लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन S बराबर S1 बराबर ये मान लिया मैंने U1 एंड साथ में क्या लिख लिया पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन S बराबर S2 या फिर इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ वरना यहाँ एट पोजीशन S1 पे पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन S2 पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया U2। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कब, मुझे पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन कब करनी है बेटा, जनरलाइज पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है या उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। देखो अभी तक तो अपन ने क्या कैलकुलेट किया था, ये वाली टर्म तो क्या बच्चे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तो आगे अपने पास क्या चेंज इन पोटेंशियल। अब मुझे चाहिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। क्या चाहिए मुझे? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या उसको सिंपल पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मुझे एक पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाता है, देखो ध्यान से सुनना, यहां वाली लाइन है ना, तो क्या लिख रहा हूं देखो ध्यान से समझना। मैं कलर्ड से लिखता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए या फिर ऐसा बोल लीजिए फॉर पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट नहीं भी लिखा हो तो भी चलेगा। इसके लिए मुझे रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेफरेंस कहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे क्या लेना होगा, रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा और साथ में रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी भी सेलेक्ट करनी होगी। तो फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट एट S1 इक्वल टू इनफाइनाइट। मैंने रेफरेंस का मान लिया S1 इनफाइनाइट एंड वहां जाए इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ली मैंने 0 और ये जनरल पॉइंट S2 बरोबर S मान लिया और वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी मान ली वो मैंने U मान ली। ठीक है, क्या किया था वापस बता रहा हूं। फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एक चीज ध्यान से सुन लेना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो होगी या जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, जैसा कि आपको यहां से पता लग जाएगा अभी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चे, रेफरेंस पॉइंट मानना होगा और वो मैंने रेफरेंस पॉइंट का माना S1 इक्वल टू इनफाइनाइट पे। जरूरी नहीं है इनफाइनाइट पे मानो, आप चाहो तो S1 0, S1 10, 20, 40, 50 कहीं पे भी मान सकते हो और कितना भी मान सकते हो। मैंने 0 माना है, मैंने इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या माना बच्चे 0, मैंने इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है। आप चाहो तो इनफाइनाइट पे 20 जूल मान लो, 30 जूल मान लो, 40 जूल मान लो, कुछ भी मान लो, बट 0 मानने से थोड़ी आसानी ये होती है कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आगे की। ठीक है, और ये जो S2 वाला पॉइंट है ना उसको मैंने जनरलाइज पॉइंट बता दिया और जनरलाइज पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जनरलाइज हो जाएगी। तो ये कितनी आ रही है देखो, तो यहां से निकल के आएगा, यहां तो मैं 0 रख दूंगा, यहाँ U माइनस यहाँ 0 रख दिया इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन FC डॉट ds। यहाँ आ गया इनफाइनाइट, यहाँ आ गया इनफाइनाइट और यहाँ आ जाएगा S। तो U माइनस 0 को क्या लिख दूं मैं, U लिख दूं क्या केवल, तो अपने पास फॉर्मूला निकल के आता है U इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से, अब यहाँ जनरलाइज S लिख दूंगा, S2 की जगह S इक्वल टू माइनस तो यहाँ लिख ही दिया मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन डॉट ds। ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। ये बुक्स में अगर आप देखोगे ना, बुक्स में ये इस टाइप से लिखा होता है। एक सेकंड, इसको कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ते हो, कोई भी बुक्स पढ़ोगे ना तो वहाँ यही लिखा होता है, डायरेक्ट ये लिखा होता है। तो कैसे आया ये अब शायद आप लोगों को समझ आ गया हो। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन भी ऐसे लिखा जाता है जनरली बुक में, कोई भी बुक्स पढ़ेंगे ना तो डेफिनेशन ऐसे लिखा जाता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
और कहां से कहां तक लिमिट, कहां से कहां लगानी है, फ्रॉम इंटीग्रेशन टू जनरलाइज पॉइंट, सॉरी इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू जनरलाइज पॉइंट, इनफाइनाइट इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट से जनरलाइज पॉइंट तक ये पोटेंशियल एनर्जी का अपने पास फॉर्मेट आ गया, क्लियर है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, क्योंकि ये कहानी, ये जो निकल के आया ना, ये रिजल्ट यहीं से निकल के आया, ठीक है, रिजल्ट यहां से निकल के आया। फिर वापस बोल रहा हूं बच्चे, ये जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है, रेफरेंस पॉइंट बदलते ही ये बदल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट पे ले लो या ग्राउंड पे ले लो या 0 पे ले लो या 10, 20, 30 कहीं पे भी ले लो, रेफरेंस कहीं भी ले लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पोटेंशियल एनर्जी पे इफेक्ट आएगा, ये भी मैं आगे लिख दूंगा, क्लियर है, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए कि रेफरेंस पे कौन डिपेंड करेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करेगी या नहीं, तो आपका आंसर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, बट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। रेफरेंस पॉइंट बदल दोगे पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करती, क्लियर है। तो कहानी लिखो जल्दी से, यहां तक की कहानी लिखो बच्चे जल्दी से, यहां तक की कहानी लिख डालो जल्दी से। ठीक है, तो आप देखो इसका डेफिनेशन किस टाइप से लिखा होता है वो मैं लिख के बता देता हूं आपको। मैं भी नीचे मिल रहा अब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसी के बेसिस पे डेफिनेशन लिखने वाला हूं, इसी तो एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं आपको। तो इस टाइप से लिखा होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूं, क्योंकि यहां मैंने एब्सोल्यूट लिखा है इसलिए। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई absolute potential energy is equal to negative of work done by conservative force in shifting the body from some reference point अब ये जो सम रेफरेंस पॉइंट लिखा है ना, ये रेफरेंस पॉइंट जनरली क्या लिया होता है, सम रेफरेंस पॉइंट मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, जनरली एट इंफिनिटी। कोई बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा शिफ्टिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट है ना, उसने लिख दिया रेफरेंस पॉइंट क्या है, इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, क्लियर है। देखो क्या है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना, रटना नहीं है, रटोगे ना तो नहीं रट पाओगे, इसको नहीं रट सकते, मैं भी नहीं रट पाऊंगा, ठीक है ना। मैं यहाँ लैंग्वेज पकड़ता हूँ, देखो ये यू क्या है बच्चे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, माइनस आ रहा है तो नेगेटिव, ये क्या है एफ सी डॉट डी एस क्या है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन, अब कहां से कहां जा रहा है, इनफाइनाइट से एस, इनफाइनाइट ये रेफरेंस पोजीशन है, ये जनरल पोजीशन है, गिवन पोजीशन, शिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट हो सकता है इनफाइनाइट पे, हो सकता है कहीं भी हो जाए,
कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जनरली एट इंफिनिटी, क्योंकि कोई बुक्स में कैसा लिखा होता है फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट लिखा होगा ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने दोनों ही फॉर्मेट लिख दिया, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू गिवन पॉइंट। क्लियर है बच्चे? तो रेफरेंस पॉइंट टू गिवन पॉइंट, क्लियर है? तो यहां तक की कहानी लिखो, फिर अपन यहां से एक लाइन लिख रहा हूं मैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, आपको ये समझ आ गया होगा कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी। रेफरेंस पॉइंट बोल दूं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दूं, एक ही बात होती है बच्चे, क्लियर है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या रेफरेंस पॉइंट पे कौन डिपेंड करने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर है? तो मैं लिख देता हूं बच्चे, एक और पॉइंट लिख रहा हूं, देखो क्या है, मैं यहाँ करके एक एक करके 3-4 पॉइंट्स लिखूंगा। तो क्या है देखो, अब मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को ना लिख के सिंपल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो भी उसका मतलब वही है, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? बट अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये नीचे वाला मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप ये डेफिनेशन समझ पाओ। अगर ये डेफिनेशन समझ आ जाती है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? देखो मैं जनरलाइज पूरा इन डेप्थ समझा रहा हूं आपको बच्चे, ठीक है ना? आपको यहाँ में ना हाई कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये इसी टर्म आपके लिए पहली बार आ रही है तो आपको लग रहा होगा अजीब अजीब है, क्या कैसी फिजिक्स चल रही है सर, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? तो बहुत हाई कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, और मैं तो ये बोलूंगा पूरा वीडियो हो जाए ना, एक बार और वीडियो देखना, आपको एक बार और वीडियो देखना, जब जाके आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। पहले एक बार पूरा वीडियो देखो, फिर नोट्स पढ़ लेना और फिर वापस वीडियो देखना। अगर आपने थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन किया है तो आज वाला वीडियो में बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं और 3-4 बार हर एक चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, इससे दूर ना भागो, ठीक है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए धीरे धीरे मैं कवर कर रहा हूं और आपको दूर नहीं भागना है, इससे कवर करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, बट change in potential energy, but change in potential energy, but change in potential energy is independent, but change in potential energy is independent of reference frame, ठीक है? क्लियर है? जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोल दूं या सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया जाए या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया जाए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना? ऊपर भी मैंने एब्सोल्यूट लिखा है, एब्सोल्यूट नहीं भी लिखा होगा तो भी एब्सोल्यूट मानना, क्योंकि कभी कभी वर्ड जो एग्जाम में यूज करेगा ना क्वेश्चन में, एब्सोल्यूट कभी कभी सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कभी यूज करेगा, कभी पोटेंशियल एनर्जी। ये सारे पॉइंट्स आपको इसलिए आना चाहिए बच्चे, क्यों? क्योंकि जो है ना, होता क्या है देखो बच्चे, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी थ्योरी वाले, आपको लगता है ये तो रटने से काम चलेगा, अरे इतना कितना थ्योरी रटोगे, सबको लॉजिकल समझोगे ना तब जाके काम होगा। तो ये वही पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं इस टाइप के पॉइंट्स, ठीक है? तो मैंने लिख दिया क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, या इंडिपेंडेंट, ठीक है? इंडिपेंडेंट, क्लियर है? यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच्चे अगला पॉइंट आ रहा है, अगला पॉइंट जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, या पी डॉट ही लिख देता हूं यार, कितनी बार लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, and change in potential energy also, change in potential energy also can be positive, negative, zero। पूरा लिख लेना अगर आपको दिख नहीं रहा है। स्टेटमेंट रिपीट करता था, पोटेंशियल एनर्जी
PE, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। पोटेंशियल एनर्जी है ना, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है जीरो से। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। मींस पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? ये वाला स्टेटमेंट भी आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? क्योंकि इस टाइप के स्टेटमेंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ट्रू फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बता दिया आपको, जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है बच्चे, वो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में डिफाइन होगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता या कोई डेफिनेशन नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी कब डिफाइन होगी? जब कंजर्वेटिव फोर्स हो। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, कंजर्वेटिव फोर्स अपन आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, बट अभी इतना पढ़ा रहे हैं तो ये वाला पॉइंट भी क्यों ना लिख लिया जाए। तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, it has no relevance for non conservative force। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां डिफाइन है बच्चे? कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ओनली। क्लियर है? वापस से सारे 4 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, सबको एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? डेफिनेशन से माइनस ऑफ FC.dr इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव वर्क डन, और वो ऑब्जेक्ट को या बॉडी को या पार्टिकल को कहां से कहां शिफ्ट कर रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट से गिवन पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट जनरली लिया जाता है इनफाइनाइट। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अगला लिखा है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में डिफाइन होगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफाइन नहीं होगी। चलो, इतने सारे पॉइंट लिखो आप लोग, यहां तक के सारे पॉइंट्स लिख डालो जल्दी से बच्चों। वीडियो पॉज करो और ये सारे चारों पॉइंट लिख लो। 1-2 पॉइंट्स और लिखने वाला हूं मैं भी, तो इनको वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट्स लिख लो आप लोग पहले, फिर अगले पॉइंट्स लिखते हैं अपन। चलो, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया रे। चलो गया, अगले पॉइंट्स पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? देखो, जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी का शुरुआत में डेफिनेशन में ही बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? रिलेटिव पोजीशन पे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? रिलेटिव पोजीशन पे। तो इसको भी लिख देते हैं, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था potential energy is a function का मतलब समझते हो ना? रिलेशन, फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट
डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, बस पोजीशन पे डिपेंड करेगी। मतलब क्या, देखो समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कोई पार्टिकल की, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो मैं आ गया, मेरा इंसान रे यहाँ पे मैं खड़ा है, ठीक है, और यहाँ मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल या 200 जूल मान। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितना है 200 जूल। अब मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और यहाँ मेरा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के हो गया मान लो 500 जूल, ठीक है। ये एक पोजीशन आ गई, ये एक पोजीशन आ गई, यहाँ 200 था, यहाँ 500 था। अब चाहे मैं इधर से घूम के यहाँ ऐसे ऐसे जाऊँ, या ऐसे डायरेक्ट चले जाऊँ, या फिर ऐसे जाऊँ, मेरी मर्जी, या ऐसे जाऊँ, या मैं ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के ऐसे जाऊँ, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये पाथ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मैंने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन का जरूर फंक्शन है, बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ से कोई मतलब नहीं है, कोई से भी पाथ से चले जाओ, कोई मतलब नहीं। ये पॉइंट वैसे आपको थोड़ा लग रहा होगा सर ऐसा क्यों, अभी आगे समझ में आएगा। कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं ना बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैं अभी आपको आगे जब समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स, अभी से बता देता हूं, उस दिन लिख पाऊंगा। कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं ना बच्चों, उसका वर्कडन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चाहे ये वाले पाथ से जाऊं, ये वाले पाथ, ये वाले पाथ, ये वाले कोई से भी पाथ से चले जाऊं, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन हर एक पाथ के लिए सेम होगा, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन हर एक पाथ के लिए अलग अलग होगा। इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। क्लियर है। हर एक पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन सेम होता है, ये अगले लेक्चर में लिखा दूंगा मैं। बट नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन हर एक पाथ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, खाली स्टेटमेंट लिख लेना आपको। अगला एंड लास्ट पॉइंट, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, ये एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी? एक सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। वो सिस्टम में क्या हो, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपन निकालते ना, मास की पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब उसमें ये मास नहीं है, ये मास प्लस धरती माता, इस पे जो फोर्स लगाया होगा mg, वो किसने लगाया? धरती माता ने लगाया mg फोर्स। तो धरती माता की, अर्थ की प्लस ये मास की कंबाइंड प्रॉपर्टी है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो अगला पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है? Potential energy should be considered. Potential energy should. Potential energy should be considered to be property of the entire system. Property of the entire system. Rather than assigning it to any particle, specific particle, ठीक है। Potential energy should be considered to be property of entire system rather than assigning of. क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख डालो बच्चे। अब अपन आ जाते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर अपन आ जाएंगे न्यूमेरिकल पार्ट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं पूरा। तो न्यूमेरिकल पार्ट बड़े आसान से मैं एक दो न्यूमेरिकल लिखता हूँ, अभी आप लोगों को सोल्व कर लेने हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है? पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है। देख गए? ध्यान समझना बच्चा। पहला न्यूमेरिकल ऐसे ही सिंपल से न्यूमेरिकल है। मान लो
यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है यू है वो मान लिया मैंने 10 जूल, और ये इस बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मुझे चाहिए, और मैं जब यहाँ से घूम के यहाँ तक जाता हूँ तो जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हुआ वो हुआ सपोज 5 जूल। सोल्व करो जल्दी से। क्या आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं लगता मुझे, इसमें मुझे कोई भी दम नहीं लगता, आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला से ये हो जाएगा। आप लोग ट्राई करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अब देखो ए से बी जा रहा हूँ ना, आपने ये तो पता ही होगा, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये सबको पता है। तो ए से बी जा रहा हूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 5 जूल आ गया। तो बी का मुझे पता करना है, ए का 10 दिया है -5, तो बी पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया वो कितना आ गया बच्चे, 10 जूल आ गया। ठीक है, बी पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी 10 नहीं आएगा रे लाला, 10 नहीं आएगा, ये आएगा कितना 5 जूल। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो ये ए पॉइंट जो है ये रेफरेंस पॉइंट हो गया जहां का पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है 10 जूल, और बी का आ गया कितना 5 जूल। क्लियर है, तो नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक की कहानी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लें, इसको नोट करो जल्दी से, इसको रब करता हूं मैं, और अगला क्वेश्चन क्या है देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूं मैं। तो क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया है कंजर्वेटिव फोर्स, क्वेश्चन में क्या दिया है, कंजर्वेटिव फोर्स ऑन पार्टिकल। तो ये एफसी जो दिया है ना प्यारे बच्चे, ये दिया है 2x आई कैप प्लस 6y जे कैप न्यूटन, ये ऐसा फोर्स दिया है। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इफ पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन, ओरिजिन बोले तो 0,0, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन इज इक्वल टू 20 जूल। ठीक है, फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। क्लियर, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, वैसे आप लोगों को हो सकता है थोड़ा हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन लग रहा हो, पर मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन हार्ड है। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, अगर आपको आज वाला लेक्चर समझ आया हो तो एक बार ट्राई करो जरा बच्चों, जिसको लेक्चर समझ आ गया वो ट्राई करे, जिसको नहीं समझ आया वो बैठा रहेगा, सॉल्यूशन देखेगा और क्या ही करेगा। एक बार ट्राई जरूर करो। अरे पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या लिखा था, माइनस FC डॉट दिया। अब यहाँ रेफरेंस मुझे दिया है क्या, इनफाइनाइट नहीं है, ये जो क्वेश्चन में ये दिया होता है ना ये रेफरेंस होता है बच्चे, जो क्वेश्चन में गिवन टर्म होती है ना ये रेफरेंस है, 0 ओरिजिन को रेफरेंस मान लेना है, जबकि मैंने क्वेश्चन में क्या माना था इनफाइनाइट, और रेफरेंस में मैंने इनफाइनाइट पे 0 माना था, इसने 0,0 ओरिजिन पे कितना माना है 20 जूल, कोई दिक्कत नहीं। देखो dr, सॉरी यहाँ मैंने ds लिखा होगा, ये dr भी लिखा हो, ds को क्या लिख देंगे बेटा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के। याद करो जो अपन ने वेरिएबल फोर्स का वर्क डन लिखा था ना बेटा, वैसे लिखना है यहाँ पे, 2x आई कैप 6y जे कैप, fc डॉट ds करोगे, डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, fc डॉट ds, तो आ गया 2x dx प्लस 6y dy। तो ये fc डॉट ds का यहाँ पुट कर दूं तो u कितना आ गया माइनस, देखो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन का रोल आ रहा है, इसलिए आप लोगों को हो सकता है ये थोड़ा हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन लग रहा हो, बट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान ही है, इतना इसमें कोई मतलब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता है।
ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन सभी बच्चों को करना आता है। -2x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 6 बाहर आ जाएगा और ये 2 देखो यहाँ क्या होगा, ये माइनस एज इट इज, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 2 लिख लूँ प्लस 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ शायद 6y है ना, 6y है ना, 6y² 2 प्लस कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आएगा क्या, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो क्या आ गया, ये 2 से 2 गायब हो गया, तो u आ गया अपने पास क्या, -x² प्लस 3y² प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये चेक करते हैं। यहाँ से पता कर लग जाएगी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू, तो ये एट रेफरेंस पॉइंट 0,0 पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0,0 पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है ना, तो 20 = -0 + 0 + c, तो यहाँ से अपने पास c का वैल्यू कितना आ गया 20 जूल, c का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 20 जूल, तो आपका आंसर आ जाएगा u = -x² + 3y² + 20 जूल, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कुछ बच्चों को लगा हो यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं, अभी ऐसे लास्ट तक क्वेश्चन का चैप्टर के लास्ट तक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज वाला लेक्चर मैंने बहुत स्लो स्पीड में पढ़ाया है, मुझे पता है बच्चों को प्रॉब्लम करता है क्योंकि नई चीज़ें एकदम पोटेंशियल एनर्जी पूरा ही बदल गया है। ठीक है ना, क्योंकि आपने तो पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे केवल mgh पढ़ा था, ऐसा तो कुछ नहीं आया है यहाँ पे अभी तक। तो ये तो जनरलाइज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने आपको समझाया। कल पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो mgh के बराबर आएगी। क्लियर है बच्चे, कल बोले तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो आज वाले लेक्चर में बच्चों अगर आपको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है नहीं समझ आया तो पहले पूरे नोट्स वापस से रिवाइज करो, पोटेंशियल एनर्जी जो शुरुआत करो, फिर भी लगता है नहीं थोड़ा और देखो, एक बार और वीडियो देख लो। आज वाला वीडियो 2 बार देखना है, 2 बार देखोगे तो अच्छे से आपको थोड़ा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, एक बार तो पूरा देख लिया आपने, फिर नोट्स पढ़ लो एक बार, फिर वापस से देखो जिसको लगता है थोड़ा सा भी डाउट लगता है। ठीक है बच्चों, तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।